बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज मियां वाली में खिताब करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में अजीम दोस्तों की मदद कभी नहीं भूलेंगे। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, पंजाब के हर हल्के में शेर का निशान होगा। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब का रब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब से और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई है कि मौलाना साहब के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएंगे। तो क्या वाकई में मुस्तक़बिल में आने वाले दिनों में आप एक और इत्तेहाद मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब का देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे सवाल यहाँ इक़्तिदार की राहदारियों में इस वक्त हैं और बहुत से यानी आप समझ लें कि हर किस्म की अफवाहें हैं, मुमकिनात पे बात हो रही है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। एक ज़ाहिर है कि मुल्क इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, तो उस वक्त ये सवालात उठ रहे हैं, इत्तेहाद कैसे होंगे, सब बंदी कैसे होगी, इलेक्शंस के मूड में हम कब जाएंगे, यानी इलेक्शंस की कैंपेन कब शुरू होगी। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं और पंजाब के सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। तो वो उन्होंने आज लाहौर में बाकायदा उन्होंने कहा कि हर जगह से जो है वो खड़ा किया जाएगा उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का। और शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर चले गए हैं। तो अब इसी दौरान ये इतलात आ रही हैं, अनकन्फर्म्ड इतलात हैं कि मरीम नवाज साहब शायद 17 को, कुछ लोग कह रहे हैं ज़राए के वाले जैसे होता है ना कि एक, लेकिन कोई हतमी ऐलान नहीं है कि वो 17 को 18 को ये वापस भी आ सकती हैं वो, और हो सकता है कि अपने वालिद के साथ वो लंदन चली जाएँ और फिर उनके साथ वापस आए, यानी अभी फ्लूइड है, उनका फाइनल नहीं कि वो कब पाकिस्तान आ रही है। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में ये इतला है कि वो कराची में हैं, लेकिन ये कि कब से उन्होंने शुरू करनी है अपनी इंतखाबी मुहिम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने और तहरीक इंसाफ का तो ये है कि आज जो इतला आ रही है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में तोशाखाना में, तो वो गिरफ्तारी हो सकती है, कब होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर अब बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक और इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इशू जो है वो ये है कि एक नया सवाल एक जहन में आया, तो मैंने कहा मैं उसको भी तरह छेड़ूँ और पूछूँ कि उसमें उसके बारे में आइन क्या कहता है। शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब, अगस्त, ये तो हमें पता है कि मुकर्ररा दिन से पहले असेंबली टूट जाती है तो 90 दिन, और असेंबली उस दिन डिसॉल्व होती है तो 60 दिन, दुरुस्त है ना? यानी अक्टूबर या नवंबर? जी बिल्कुल। अच्छा, अक्टूबर या नवंबर। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताएं कि सितंबर में जो है वो सदर मुमलिकत का ओहदा खाली हो रहा है और इलेक्शन जो हैं वो होते हैं, फ़र्ज़ करें अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में, या जब भी होते हैं इलेक्शंस, ठीक है, जब भी होते हैं, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ही हो सकते हैं मैक्सिमम के पहले थोड़े, लेकिन इलेक्शन जब भी होते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सदर जो हैं वो क्या सितंबर में अपने दफ्तर से चले जाएंगे या अपने दफ्तर में मौजूद रहेंगे? जी डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो अब लोगों के जहन में आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि जो सदर मुमलिकत है उसका जो इलेक्टरल कॉलेज है, उसका इंतखाबी हल्का जो है वो तो एक दोनों हाउसेज हैं, कौमी असेंबली सेनेट, और वो मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली चारों, वो जो है इनका हल्का इंतखाब है। और दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस जब ओथ उठाएंगे तो वो उसके 5 साल तक जो है वो सदर मुमलिकत रह सकते हैं, और उनकी जो मियाद है उनके पूरी होने से 60 दिन पहले और 30 दिन बाद जो है उसका इलेक्शन होना जरूरी है। एक तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। लेकिन उसमें फिर आइन ये भी कहता है कि अगर नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व हो तो वो फिर सदर का इलेक्शन जो है वो तब होगा कि जब तक के नए इलेक्शंस नेशनल असेंबली के नहीं हो जाते, और इलेक्शंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर फिर सदर का इंतखाब होना जरूरी है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे, अच्छा नहीं, एक मिनट शाखावर साहब, मुझे ये बताएं, मैं इससे फिर दोनों का जवाब एक साथ दे दीजिएगा। सूबाई असेंबलियों के और कौमी असेंबली दोनों के इलेक्शन होना जरूरी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नेशनल असेंबली का जिक्र है, सूबाई असेंबली का जिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो इंतखाबी हल्का है
वो चारों सूबाई असेंबली के मेंबर्स और दोनों हाउसेस के मेंबर्स हैं। तो फिर तो ये यकीनी तौर पर बात यही है कि जब दो प्रोविंशियल असेंबलीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जब तक वो इलेक्टरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा तो सदर का इंतखाब होना जो है वो नामुमकिन है। अब आपको मैं आता हूँ कि जो नहीं, तो उनकी जगह चेयरमैन सेनेट नहीं उनकी जगह ले सकते चेयरमैन सेनेट? मैं आपको अर्ज करता हूँ, पूरी इसकी आईनी पोजीशन अर्ज करता हूँ जी। ये जो आर्टिकल 44 है वो तो कहता है कि सदर के ओहदे की मियाद जो है वो 5 साल है और वो वहां से शुरू होगी जब वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। लेकिन आगे उसका प्रोवाइजो भी ये है कि सदर अपने ओहदे तक उस वक्त तक अपने ओहदे को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि उनके जानशीन का इंतखाब नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस दिन इनकी मियाद पूरी होगी 5 साल, और चूंकि उससे इलेक्टरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, नेशनल असेंबली सेनेट तो मौजूद है, सिंध की और बलूचिस्तान की असेंबली मौजूद है, सूबाई असेंबलियां, लेकिन पंजाब और केपी के मेंबरान असेंबली नहीं है, वो डिसॉल्व हैं दोनों असेंबलियां। तो जब उसका इलेक्टरल कॉलेज कंप्लीट होगा तो तब जाके उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेनेट वो जो है सदर का इंतखाब होगा, और उस वक्त तक सदर जो है वो अपने जो ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक उनका सक्सेसर जो है वो उनको रिप्लेस नहीं कर लेता। नहीं चेयरमैन नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि सदर चले जाएं और उनकी जगह चेयरमैन सेनेट, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर आगे बताता हूँ कि जो चेयरमैन और स्पीकर जो है उसका फिर आइन में जिक्र है कि वो परफॉर्म करेंगे एज फंक्शन परफॉर्म करेंगे एज प्रेसिडेंट। वो किस सूरत में कि अगर सदर का इंतकाल हो जाता है या वो रिजाइन कर जाते हैं या उनको आइन के में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक रिमूव कर दिया जाता है, तो उस सूरत में चेयरमैन सेनेट जो है वो सदर का जो है वो एक्ट करेंगे। अगर चेयरमैन सेनेट भी अगर वो नहीं कर सकते तो फिर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो है वो एक्ट करेंगे एज द प्रेसिडेंट, जब तक के आर्टिकल 41 की क्लॉज 3 के तहत एक प्रेसिडेंट का इंतखाब नहीं हो जाता। और दूसरी सूरत में ये है कि अगर सदर किसी वजह से अपनी ड्यूटीज फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते फॉर द टाइम बीइंग और वो छुट्टी पर हैं या किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उस अरसे में जो है चेयरमैन सेनेट जो है वो फिर फंक्शन जो है वो कायम मकाम सदर के तौर पर करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल आया है आइन के अंदर कि जो प्रेसिडेंट है वो उस वक्त तक अपने ओहदे पर विराजमान रहेगा जब तक कि उनका जानशीन जो है वो ओहदा नहीं संभाल लेगा। यानी इसका मतलब ये है कि सदर जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो या नवंबर में इलेक्शन हो, फिर असेंबलियां हलफ उठाएं, फिर सूबाई असेंबलियां, फिर उसके बाद चुनाव हो, यानी ये इस तरह से होगा। यानी सितंबर में फिर 2 तब्दीलियां जो हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और सदर की, तो सदर की तब्दीली नहीं आ रही सितंबर में किसी भी सूरत? बिल्कुल ऐसा ही, आइन तो बिल्कुल ऐसा ही कहता है, क्योंकि आज किसी भी सूरत में अगर नेशनल असेंबली में तो जिक्र मौजूद है कि वो अगर डिसॉल्व हो तो वो नेशनल असेंबली के जनरल इलेक्शन जब होंगे तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर सदर का इंतखाब होगा। और ये भी बड़ा वाज़ेह है कि सदर उस वक्त तक अपने ओहदे पर जो है वो कायम रहेंगे जब तक कि नए सदर का इंतखाब आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं हो जाता। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो बड़ी फिर सदर, अच्छा सदर के इख्तियारात रहेंगे, यानी ज़ाहिर कौमी असेंबली तो है नहीं ना, तो वो उसमें वो एक्ट और वो साइन करने वाला और वो सारा सिलसिला भी, इस दौरान कोई कानून साजी भी यकीनन नहीं हो सकती। सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? देखिए सदर, मेरा ख्याल है कि ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मामला भी चूंकि केयर टेकर अगर गवर्नमेंट हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स के बारे में तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक ख्वाजा आसिफ की जजमेंट है, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे किया हुआ है कि जो निगरान हुकूमत है चाहे वो वफाक में हो या सूबे में हो, वो रोज रोज के जो मामलात हैं उनको सिर्फ चलाएंगे, वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो वैसे तो प्रेसिडेंट जो है वो बाइख्तियार है ऑर्डिनेंस जारी करने का फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के मुताबिक या वजीर आजम के मशवरे के मुताबिक, लेकिन चूंकि वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूद है तो कानून साजी जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक पॉलिसी डिसीजन है, बहुत अहम डिसीजन होगा। तो शायद वो सहूलत भी वजीर आजम या केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है वो मैसर नहीं होगी।
नहीं, क्या आइन रोकता है या आइन इस पे कोई आइन में इस पे कहीं पे इसके ऊपर जो है कोई क्लॉज ऐसी मौजूद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट फैसले को रिव्यू भी कर सकता है। नहीं, वो तो रिव्यू जब करेगा तो करेगा, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है उनका सिर्फ उस अबूरी दौर में इलेक्शंस करवाने की हद तक जो है वो अपनी निगरानी इख्तियारात महदूद है, ठीक है, और सदर जो है वो कोई डे टू डे अफेयर्स हैं उसको सिर्फ वो चलाएगी। कोई पॉलिसी जो मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सदर मौजूदा हालात में भी तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं ना, तो जब पार्लियामेंट नहीं होगी तो लेकिन मौजूदा हालात में भी करते हैं तो वो वज़ीर आज़म के मशवरे से करते हैं, मशवरे से करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से नहीं कर सकेंगे, ममानियत नहीं मौजूद उसमें। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि जब एक बारे में किसी चीज के बारे में आइन खामोश है और उसकी इंटरप्रिटेशन के नतीजे में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लॉ है, वो भी आईनी उसका और आइन और कानून का जो है वो फिर दर्जा रखता है। अच्छा, तो यानी ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि हमारा जो ख्याल था कि सितंबर में 2 दफातर खाली हो रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो दोनों सूरतों में आपका कहना यह है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं होने जा रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे 60 दिन हो या 90 दिन हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, शाखावर साहब, इस ये चीफ जस्टिस जो हमारे हैं इस वक्त उमर अता बंदियाल साहब, ये बहुत सारे मुकदमात अचानक आ रहे हैं सामने, दोबारा मामला अदालतों की तरफ जा रहा है, फौजी अदालतें भी हैं, नैब तरामीम भी हैं, वो 14 मई का जो इलेक्शन का फैसला भी शायद रिजर्व है, क्यूरेटिव रिव्यू भी, उसके ऊपर भी फैसला नहीं हुआ, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। आप क्या देख रहे हैं ये फैसले जो हैं, ये अब ज़ाहिर हुकूमत जो आखिरी महीना है इसका, तो आपको लगता है, आपकी क्या फीलिंग है? मैं ज़ाहिर है एक अजीब सा सवाल है, क्या फीलिंग है, इसमें सरप्राइज कोई है या ये रूटीन से फैसले होंगे आपको लगता है? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा कौमी असम्बलियां हैं और सूबाई असम्बलियां जो रह गई हैं उनका टेन्योर तो कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद तो केयर टेकर सेटअप आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जिन मुकदमात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो भी जिनके जजमेंट्स रिजर्व हैं और उनके जो है वो उनके फिक्स होने का जो है वो इम्कानात मौजूद हैं, तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि अभी हमारे जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं वो भी अनकरीब जो है अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे रिटायरमेंट की एज पहुंचने तक, तो मैं ये समझता हूँ कि जो कंट्रोवर्शियल ऐसे आईनी मामलात हैं जिसकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो किसी तरह से भी, मैं समझता हूँ कि उनको ऐसे फैसले जो हैं उसके अनाउंस करने से इज्तनाब करना चाहिए। अगर वो बहुत जरूरी भी है तो जो एक कंसिस्टेंट डिमांड आ रही है लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से और खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से भी कि इस तरह के जो आईनी नहीं, ये तो आपका ख्याल है, लेकिन वो कर सकते हैं ना, ये तो आपका सजेशन है। मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। नहीं, आपका सजेशन है शाखावत साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो कर सकते हैं ना। कर तो बिल्कुल सकते हैं। चीफ जस्टिस जो है ही इज मास्टर ऑफ द रोस्ट्रम, वो तो बिल्कुल वो कोई भी बेंच भी तश्कील दे सकते हैं और वो जो है किसी भी केस को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर है कि लार्जर बेंच बने या फुल कोर्ट हो, लेकिन जब तक वो हैं तो वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। चीफ जस्टिस तो जब तक जिस दिन उन्होंने अपने रोब्स उतारने हैं लास्ट डे तक, तो ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनको आइन ने और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने जो इख्तियारात दिए हैं वो बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, और वो 1 महीना बड़ा ट्रिकी होगा जब पार्लियामेंट नहीं होगी और चीफ जस्टिस साहब होंगे, वो पार्लियामेंट जिनसे उनके ताल्लुकात बड़े कशीदा रहे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। शाखावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब ये बड़ी एक इसमें जो यानी आप देखें कि हमारा ये ख्याल था कि 2 दफातर खाली हो रहे हैं, लेकिन वो आरिफ अलवी साहब को तो बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब आरिफ अलवी साहब तो मतलब अब देखें ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि जब तक यानी ये स्पीकर वाला हिसाब है ना कि स्पीकर कौमी असेंबली भी अगली असेंबली आने तक स्पीकर रहता है। निगरान सेटअप में भी स्पीकर मौजूद रहते हैं और इसी तरह से सदर मुमलिकत भी मौजूद रहते हैं और वो फिर जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता, वो अगर नवंबर में आते हैं और नवंबर में अगर ज़ाहिर इलेक्शन होता है, फ़र्ज़ करें तो उसमें 10-15 दिन असेंबलियों का हलफ वगैरह उठाने में, उसके बाद नॉमिनेशन भी, तो यानी वो नवंबर या अगर अक्टूबर में होते हैं इलेक्शन तो भी वो इलेक्शंस
के बाद ही जाएंगे दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में उनका जो इंतखाब है वो इलेक्शंस के बाद ही होगा। तो ये एक इसमें बड़ी ट्रिकी बात है। अच्छा, दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो यानी सदर अपनी जगह मौजूद रहेंगे, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ नहीं, 5 फैसले जो है ना, 5-6 फैसले और फैसले भी फिक्स कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब और मुकदमा भी ला सकती है। लेकिन ये जो जैसे ये जो फौजी अदालतों वाला एक है मुकदमा, या ये कि इलेक्शन कमीशन 14 मई वाला रिजर्व है फैसला, वो क्या आता है सामने, नैब तरामीम, ठीक है ना, नैब तरामीम जो है वो एक ऐसा फैसला है जो यानी डिस्टर्ब कर सकता है पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। और जो लोग मिले हैं चीफ जस्टिस साहब से हालिया दिनों में, तो ये आखिरी दिनों में जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब कोई भी फैसले ऐसे कर सकते हैं जो वो मतलब कुछ भी, कोई भी फैसला कहीं किसी तरफ जा सकती हैं चीज़ें। तो ये वो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से गालिबन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मियां नवाज शरीफ साहब और यानी तमाम लोग इस वक्त वो देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है। अब इस वाली गुफ्तगू के बाद और बढ़ जाएगी क्योंकि वो सदर अपनी जगह मौजूद रहेंगे और सदर के पास पावर्स होंगी, और वो मतलब है कि फिर क्या सूरत हाल होगी। सदर भी होंगे और चीफ जस्टिस भी होंगे। एक माह तकरीबन ऐसा होगा जिसमें ये पार्लियामेंट नहीं होगी, सदर और चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, तो ये एक बड़ी अनसर्टिनिटी है इसमें। दूसरी बात ये कि ये अफसोसनाक जो सानिया पेश आया है ज़ोब में, जिसमें बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं, और वहाँ पर आर्मी चीफ भी गए हैं आज, और फिर उसके बाद वो ईरान के 2 रोज़ा दौरे पे गए हैं। ये बड़ा तशवीशनाक है क्योंकि उसमें फिर उन्होंने फिर ये TTP और अफगान सॉइल इस्तेमाल होने की बात हुई है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने आज ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब अब जो मैंने बात की थी वो मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं, मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं, वो उसको रोज़ कोई इफ्तिताह कर रहे हैं, उसके तरह रख रहे हैं तरक्याती कामों का। लेकिन ये अभी तक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये पता चले कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, मरीम नवाज, क्योंकि मरीम, अब देखिए मरीम नवाज साहब जब भी आती है ना, नवाज शरीफ साहब चले उनमें उनके आने में ताख़िर भी होती है, तो मरीम नवाज साहिबा आती हैं तो फिर सियासी सरगर्मियों का जो आप समझें कि जो महफर होगा वो जाती उम्रा हो जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज़्यादा वो जाती उम्रा, यानी जहाँ पर वो बैठेंगी तो वहीं पर फिर मुस्लिम लीग नून और वहाँ सरगर्मियाँ वहाँ से शुरू होंगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किस अंदाज में करती है और पीपल्स पार्टी कब से स्टार्ट करती है, ये अब देखना है। और इसमें तहरीक इंसाफ जाहिर है कि वो अभी जिन हालात से गुजर रहे हैं तो उसमें ये भी नहीं पता कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, सज़ाएँ होती हैं, मुकदमा कब चलता है, क्या होता है, ये वो सारा। तो अनसर्टेनिटी अपनी जगह बरकरार है। डॉक्टर साहब, इस वक्त नून लीग काफ़ी कॉन्फिडेंट है और नून लीग के जो अहम शख्सियात हैं सियासी, वो यही बात कर रही हैं कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे और अपनी ही जमात में इंतखाबात लड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इत्तेहाद किसके साथ करना है। क्या ये सही पॉलिसी है? ये वो बात है, आज जो खबर आई है ना कि मामला तय हो गए, और ये वही खबर है जो आज से मेरे ख्याल से 20 रोज़ पहले मैंने कही थी कि वो दुबई में मामला मैंने कहा था कि रुक गए हैं, बस नई बात, आगे बात नहीं बनी, और पीपल्स पार्टी की क़यादत की भी नहीं बनी। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं जो हूँ वो बतौर वज़ीर आज़म, उसके बाद सारी इक्वेशन चेंज हो गई, ठीक है। और उसके बाद यही कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे, और उन्होंने कानूनी टीम से भी मुशावरत की है, और फिर ये तो वो उसके बाद फिर सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गई हैं कि क्या किया जाए, ठीक है। और सारी पार्टीज़ भी जो हैं वो ये देख रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि वो मुकम्मल तौर पर आना चाहते हैं और अक्सरियत से आना चाहते हैं। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो मोहताज नहीं, वो मोहताज हो के ऐसे लोगों का वो इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं बनाना चाह रहे। ये भी मैं आपको बता दूँ, मौलाना साहब के साथ भी किसी के वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो हम मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और फिर मुस्लिम लीग नून उसके बाद जो है वो फैसला करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी कोई बात तय नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक। कोई वो कह रहे हैं कि हम बस मुस्लिम लीग नून आएगी, बस ख़त्म। चाहे हमें मतलब हम इस तरह से नहीं होगा कि जी वो, क्योंकि एक के साथ करेंगे तो दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, तो कुछ चीज़ों पे हो सकता है कि वो ज़ाहिर है मौलाना साहब के सामने हो सकता है ना खड़ा करें या ऐसे, लेकिन ये अभी उससे पहले वो किसी अलायंस के मूड में नहीं है। और वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर हट जाती है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा वो खला पूरा करेगी जो कि तहरीक इंसाफ के आने से पहले पंजाब में और तमाम मुल्क में था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 वो आज लॉन्च हुआ। अच्छा।
और वो स्पेस में चला गया और उनको मुबारक हो। पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड करे। और ये जो है ये इससे पहले 2 दफ़ा कोशिश हुई। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये इनके 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है, और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। इसको हम फॉलो करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पिछले 51 साल से 51 साल 1972 इंसान चांद पे नहीं गया। इंसान चांद पे नहीं गया 51 साल से। आखिरी दफ़ा वो जो अपोलो मिशंस थे, जिसमें से अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 1 तो खैर हवा में ही फट गया था, उसमें आग लग गई थी। लेकिन फिर अपोलो 11 जो है वो चांद पे लैंड हुआ था 69 में, 20 जुलाई 69। और फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमें पता है, उसके बाद 72 में ही अपोलो ख़त्म हो गए थे प्रोजेक्ट्स। तो 72 से लेके अब 2023 तक जो है इंसान नहीं गया चांद पे। यानी वहाँ पे मतलब है कि मुख्तलिफ स्पेसशिप्स जाती हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रोबोटिक जो आपके और तरीके हैं, यानी ज़मीन से कंट्रोल हो रहा होता है। इंसान चांद पे नहीं उतरा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। लेकिन अब दोबारा कोशिश हो रही है, क्योंकि उसका खर्चा बड़ा है। इंसान के चांद पे जाने का खर्चा बिलियंस एंड बिलियंस के अंदर है। उस वक्त भी बिलियंस में था, लेकिन उस वक्त एक कोल्ड वॉर में रेस चली हुई थी ना, स्पुतनिक हो गया था पहले। वो स्पुतनिक चांद नहीं था, वो तो खला में चले गए थे ना पहले। स्पुतनिक मूवमेंट जो 58 में आई थी गालिबन, रशियंस पहले चले गए थे। तो इधर से आइजनहावर ने और फिर कैनेडी ने, जॉन एफ कैनेडी ने ये शुरू किया था। पहले ये था, इस अपोलो से पहले 2 और प्रोजेक्ट्स आए थे। अच्छा। एक प्रोजेक्ट जेमिनाई था और एक प्रोजेक्ट मरकरी था। ये 2 प्रोजेक्ट 60 की दिहाई में चलते रहे, और 60 की दिहाई में ये खला तक जाते थे, यानी स्पेस तक जाते थे। जो लोअर स्पेस ऑर्बिट हम डिस्कस कर चुके हैं, लोअर स्पेस ऑर्बिट तक जाते थे, वापस आ जाते थे। इसमें अपोलो 8 बड़ा कामयाब था, क्योंकि वो पहली दफ़ा ये ग्रेविटी जो है, कशिश शकल, इसको तोड़ के आगे निकल गया था। अच्छा। लेकिन इशू ये है कि जो अजीब बात है, इसमें भी एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। एस्ट्रोनॉट जाने का अब फिनोमेना ख़त्म हो गया। स्पेस स्टेशन पे होते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन चांद के ऊपर जो है वो 72 के बाद इंसान ने पैर नहीं रखा, और उसकी बहुत वजूहात हैं, ठीक है। और तो अब ये है कि स्पेस शटल्स लॉन्च होती हैं, स्टेशंस मौजूद हैं, वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, सैटेलाइट्स हैं, मतलब स्पेस वॉर्स चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। स्पेस तो टेरिटरी है ना, नेक्स्ट टेरिटरी। लेकिन ये है कि बहुत कुछ हो रहा है स्पेस में। लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि चांद पे 72 के बाद इंसान नहीं गया। अपोलो उन्होंने अबॉर्ट किया, वो जो उनका प्रोजेक्ट था पूरा, वो स्काई लैब चलाता रहा, वो भी आखिर में आपको पता है वो उसको भी दबड़दूज हो गई थी। तो वो उसके बाद ये हुआ कि ये जो है तो ये अब अमेरिकन्स के अंदर दोबारा से ये बात हो रही है कि अब रशिया, चाइना, और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारे मुल्क, अभी यूएई ने भी स्पेस में भेजा। मतलब ये कि चांद पे उतरने का जो है ना, ये भी है कि जी वो चांद के ऊपर टूरिज्म शुरू होगा, ये होगा। इतना आसान नहीं है चांद पे लैंड होना। क्या वजह है उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये है कि 2-3 बातें और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि जो बरतानिया ने दावत दी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूरोप के अंदर ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो बराह रास्त, यूरोप अमेरिका में जो बराह रास्त इस खत्ते को, और इस खत्ते को जब लेता हूँ तो ये पूरा एरिया हमारा, इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो बरतानिया ने दावत दी है MBS को, ठीक है, वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान, ये वो बरतानिया है जिसके जो एक्चुअली बरतानिया कहीं अजीब सी पोजीशनिंग हो गई है बरतानिया की। EU से निकल गया है वो, तो अब देखें ना, यूक्रेन के साथ जंग हो रही है, EU के अंदर तुर्की ने बात की है, EU, तो वो ब्रेग्जिट के बाद EU से भी अलग है। और वो बरतानिया है जो एक तरह से जिसने इस मौजूदा मशरिक़ वस्ता को शक्ल दी है पूरी। आप याद मतलब देखें ना, मैकमोहन जो बैठे हैं वहाँ पे इजिप्ट में, वो कांटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पूरा शरीफ मक्का के साथ। और फिर यूरोप के आप इंटरेस्ट देखें तो नेपोलियन इजिप्ट में उतर रहा है, और उस वक्त से आप देखें बाद में तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर बड़े इंटरेस्ट रहे हैं। और ऑटोमन एम्पायर, फिर इस पूरे मिडिल ईस्ट को बनाने वाला यूरोप जो है, उसका इंटरेस्ट
अब बिल्कुल यानी ब्रिटिश तो आपको लगता है कि यहीं कहीं है ही नहीं इस वक्त। हालांकि अमेरिका में तो आ गया, शेल का इनकलाब आ गया ना, ऑयल का। यूरोप को और ब्रिटिशर्स को ज़रूरत है अभी भी गैस और ऑयल की, ये और मिडिल ईस्ट से ज़रूरत है। तो बाहर उन्होंने दावत दी है और MBS दौरा करेंगे। पिछले साल जब मलका की डेथ हुई थी तो सितंबर में, तो उस वक्त भी ना MBS गए थे ना MBC गए थे। UAE के फरमारवा भी नहीं गए थे, और वो गए थे कोई वजूहत बता के वो नहीं गए थे, लेकिन कतर, बहरीन, बाकी मुल्कों से लोग गए थे। 5-6 बादशाहों के साथ उन्होंने काम किया था मलका बरतानिया ने। शाह फैसल के साथ, शाह खालिद के साथ, शाह फहद के साथ, शाह अब्दुल्ला के साथ और शाह सुलेमान के साथ। लेकिन वो एक दफ़ा सिर्फ अपने पूरे दौर में मलका सिर्फ 79 में वो सऊदी अरेबिया आई थी। अच्छा। वो कभी सऊदी अरेबिया का एक दौरा किया उन्होंने सिर्फ इस पूरे अरसे में, जितना अरसा वो मलका रही। लेकिन सऊदी अरेबिया के बड़े ज़बरदस्त, मतलब बरतानिया का एक बड़ा असर रहा है, ये सारी ब्रिटिश कॉलोनीज, ये और असर इसलिए रहा है ये खलीजी रियासतों का कि वो इंडिया जाते हुए, हिंदुस्तान जाते हुए यहाँ रुकते थे, तो ये मुल्क सारे आज़ाद हो गए। बाद में तो ये खलीजी रियासतें बन गई। पहले तो ये यहाँ पे बंदरगाहों की इंपॉर्टेंस होती थी कि ये यहाँ रुक गए तो ये बहरीन है, यहाँ रुक गए तो ये कतर है, यहाँ रुक गए तो ये फुजैर है, तो यहाँ रुक। लेकिन अब ये है कि सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो मिडिल ईस्ट को अब छोड़ नहीं, इंडो पैसिफिक पॉलिसी बन नहीं सकती यूरोप की जब तक कि वो मिडिल ईस्ट को अपने पास ना रखें। ठीक है, और उनको अंदाज़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्कों को। अच्छा, फ्रांस में पहुँचे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन मैं आपको फिर इसमें सिर्फ एक बात ही बताऊं, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें जयशंकर जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी, ब्लिंकन भी, वोंग ली भी, ये सारे लोग जकार्ता में थे। आसियान कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ठीक है ना, हमें पता आसियान कॉन्फ्रेंस, ये सारा पूरा जो ईस्ट है, ईस्ट एशिया। और उसके बाद वो वहाँ से आ गए, वो 2 मुल्कों के दौरे पे गए, इंडोनेशिया और उसको थाईलैंड। थाईलैंड में फड्डा पड़ा हुआ है, ये जहन में रखें कि थाईलैंड में इस वक्त फड्डा पड़ा हुआ है। और थाईलैंड की जो हुकूमत है, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के होपफुल हैं, पीतालम जारवेन नेरथ, ठीक है, मैं सॉरी अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। ये अगर नहीं आते, मतलब आप सिर्फ यूँ समझ लें कि वहाँ पर भी 2 हैं, यानी वहाँ पर अमेरिका चाइना, प्रो अमेरिका प्रो चाइना थाईलैंड में। ये जो हुकूमत जो नहीं बना पा रहे अपने, जो CNN ने कहा है कि क्रिटिकल मूवमेंट फॉर थाई डेमोक्रेसी एज पार्लियामेंट फेज टू इलेक्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर, जो 16वीं स्लाइड है, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर अगर पिता नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि पिता जो हैं उनको, ये हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन अमेरिका इन पे बैंक कर रहा है। अच्छा, अगर ये नहीं आते तो इसका मतलब है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। अच्छा, अब जयशंकर 2 मुल्कों में गए हैं, एक तो जकार्ता गए हैं, बस थाईलैंड से वो थाईलैंड में 2 काम करेंगे। एक तो वो बिम्स्टेक ममालिक हैं, उनकी ये इकोनॉमिक फोरम है बिम्स्टेक, ये जो है ना ये इकोनॉमिक फोरम है, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, तो ये बुनियादी तौर पर एक थाईलैंड गए हैं, ये जहन में रखें, जहाँ पर फटा पड़ा हुआ है इस वक्त, जहाँ हुकूमत नहीं बन पा रही। एक सदर मौजूद है, वो वज़ीर आज़म प्रो चाइना है, दूसरे आने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरह से उसको कलर रेवोल्यूशन हंगामे हो रहे हैं, जो कि वहाँ पर आप समझें कि यानी एक प्रो चाइना, एक चाइना के इस तरह से ले लें। अच्छा, अब थाईलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है कि वहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें ये नए ये जिनको लाना चाह रहे हैं, जिनको वेस्ट लाना चाह रहे हैं, हार्वर्ड के पढ़े हुए बड़े अच्छे ग्रेजुएट हैं, लेकिन इनके पीछे यकीनन इनको सपोर्ट कर रहा है वेस्ट। ये अगर नहीं आते और मौजूदा वहाँ पे रहते हैं वज़ीर आज़म, तो थाईलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थाईलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थाईलैंड का बॉर्डर लगता है म्यांमार से, और म्यांमार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार के बॉर्डर लगते हैं फिर यानी उधर म्यांमार की जो चेन स्टेट है, अगर वो चेन स्टेट को हम देखें तो उसके एक तरफ जो है वो आपको नज़र आते हैं, आपको नज़र आता है ये मणिपुर और मिज़ोरम, एक तरफ आपको नज़र आता है चिटागोंग, ठीक है, एक तरफ आपको नज़र आता है उनका सेंगयांग डिवीज़न, ऊपर म्यांमार के इलाके हैं, और तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा आप क्रॉस कर लें तो यहाँ पे आता है आपको नज़र ये वेस्ट बंगाल, जहाँ पे बीजेपी हार गई है और ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो जीत गई है। इशू ये है सारा कि इसमें जो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा कि मणिपुर के ऊपर हमें इशू है, यूरोपीय यूनियन कह रही है कि हमें प्रॉब्लम है। वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी में मणिपुर में कुकीज़ है ना जी। कुकीज़ जो हैं वो कुकीज़ जो हैं वो ये मेतीज़ के साथ
जो हैं मेतीस के साथ उनका फटा पड़ा हुआ है। मेतीस जो कि हिंदू कम्युनिटी है, जो कुकीज़ हैं उनको सपोर्ट है इस वक्त मगरबी दुनिया की, बाहर की दुनिया की, क्योंकि उनके चर्चेज़ को जलाया जा रहा है, आग लगा रहे हैं और ये लगा रहे हैं इंतहा पसंद बीजेपी के, ये उनको। लेकिन जो क्रिश्चियन का वर्ल्ड है, मगरबी वर्ल्ड, वो खड़ी होगी ये कुकीज़ के साथ। ये जहन में रखें कि जो कुकीज़ हैं, यहाँ पर ये सवालिया निशान है कि कुकीज़ के साथ इंडिया के अंदर एक ख्याल ये हो रहा है कि इनको म्यांमार से सपोर्ट आ रही है। वो रोज़ कह रहे हैं कि म्यांमार म्यांमार, रोज़ पकड़ रहे हैं, म्यांमार से लोग आ रहे हैं, म्यांमार। अच्छा, म्यांमार से लोग आ रहे हैं तो म्यांमार में कहाँ से जा रहे हैं? थाईलैंड से। यानी थाईलैंड तो एक स्टेबल जगह है ना, तो थाईलैंड से म्यांमार, म्यांमार से वहाँ पे फौजी, वहाँ से ये बॉर्डर क्रॉस हो गए इधर आ गए। तो ये एक चेन है। ये लाउस वाउस सारे जो ममालिक हैं, ये जो मुल्क हैं, अब ये डिबेट एक चल रही है कि ये कुकीज़ जो हैं इनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या वेस्ट सपोर्ट कर रहा है इसलिए कि ये क्रिश्चियंस हैं। ठीक है। और अगर सपोर्ट नहीं, मतलब क्रिश्चियन बना दो, लेकिन उसके साथ साथ वो जो म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, वो एक सिविल वॉर वहां पे हो रही है ना, तो क्या कुकीज उनकी मिलिट्री जनता के अगेंस्ट अगर यूज होंगे तो कुकीज ये बात भी करेंगे कि हम उधर मिलिट्री जनता के खिलाफ अगर कुछ करते हैं म्यांमार के अंदर, क्योंकि वो लड़ रहे हैं ना उनसे, तो इसीलिए तो रेफ्यूजी, तो अगर हम उनसे लड़ते हैं तो जवाब में फिर हमें इजाजत दी जाए कि हम थोड़ा सा इधर भी, थोड़ा सा मोदी साहब को भी हेड ऑन लें, मेतीस को भी, ठीक है, क्योंकि वेस्ट जो है वो कुकीज के साथ खड़ा है। ठीक है। यानी आप, अच्छा, कुकीज के अगेंस्ट जो है चाइना भी नहीं है, खामोशी। चाइना भी खामोश, चाइना खामोशी से देख रहा है ना, चाइना तो अभी खामोशी से देख रहा है कि मामला का। लेकिन इशू ये है कि कुकीज को अगर यूरोपीय यूनियन करारदाद, देखिए ऐसे नहीं होता, करारदाद अगर यूरोपीय यूनियन ने मंजूर की है और अगर जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट कर रही है करारदाद, और मगरबी मीडिया और तमाम एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो और ये इंडिया उसको ठंडा नहीं कर रहा मामलात को, इस पे कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं है भारत नहीं, की जानिब से। ये एक लार्जर गेम के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इसको थोड़ा और हम एलेबरेट कर लेंगे आने वाले दिनों में। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आप फिर हिस्ट्री में चले जाएं, इन जगहों की इंपॉर्टेंस क्या है। ये वो जगह हैं जहाँ पे फ्रांस आया था, यहाँ रुका था, ठीक है, कलकत्ता, सर एक ब्रेक ले लेते हैं, बेओबंग, ये वो जगह है जहाँ बरतानिया आके रुका था, ठीक है, वो जो है वो जमीनी रास्ते से नहीं आए थे जी, ठीक है, ठीक है, वो जमीनी रास्ते हमारे लिए थे, मुसलमानों के लिए जो घोड़ों ये समुद्रों से आते थे ऊपर से, समुद्री रास्ते, जमीनी रास्ता उनको ब्लॉक कर दिया था ना सल्तनत उस्मानिया ने, तो घूम के आते थे ऊपर से, वो ब्लॉक कर दो, वो पानी घूमते आते थे, तो यूरोप चाइना तक जाता था इशारा रेशम से, ठीक है। इशू वो पानी से घूमते घूमते वो जनूबी अफ्रीका से, केप टाउन से, इधर से इशू। मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मणिपुर और ये म्यांमार जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, वो हाथ से निकल गई है। अच्छा। वो हाथ से निकल गई, ठीक है। वो उनका सारा का सारा ध्यान इधर आए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और ये इसको इस रंग में देखें। ये जो देखें गवर्नमेंट गिरी है ना, ये जो नहीं बन पाए ना, ये थाईलैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर, ये ग्रेटर गेम है, ये प्राइम मिनिस्टर का ना बन पाना और इनके पीछे अमेरिका का इतना स्ट्रॉन्ग बयान आना कि ये देखें ये बंदा थाईलैंड, तो इस बंदे का ना आना, क्योंकि दूसरे जो वहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी, ये तो हार्वर्ड से पढ़े, ये तो इनके इन्वेस्टमेंट है, बड़े बिजनेसमैन, बड़े यंग, बड़े जबरदस्त हैं, डायनामिक, लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, डिस्क्वालीफाई भी। अगर ये फारिग हो गए तो आप समझ लें कि चाइना, चाइना का इन्फ्लुएंस आ रहा है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करते हैं मजीद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी और नाअहली के इम्कानात इंतखाबात से कबल मौजूद हैं? इसी पे बहस हो रही है कि ये नहीं, इंतखाबात से तो पहले करना है उनको, ये तो हर हाल में डिसाइडेड है। अच्छा। इंतखाबात से पहले उनको नाअहल करना है और इंतखाबात से पहले उनकी गिरफ्तारी। सवाल ये सिर्फ ये है कि इस हुकूमत के दौर में या निगरान हुकूमत, ठीक है, और वो जो है वो ख़ुद भी ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं। हो सकता है कि वो जो हैं वो अपने उम्मीदवारों को निशान भी ना दें और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करें, जो क्योंकि जिस अंदाज में मतलब वो तैयार हैं ज़हनी तौर पे नाअहली के लिए भी। और पार्टी जो है वो अब है कि उस पार्टी कलअदम होती है नहीं होती, और ये फैसला कितने दिन लेता है, तोशा खाना या बाकी भी जो मामलात हैं वो उसमें चले गए, लेकिन गिरफ्तारी उनकी मुमकिन है कि इसी अगले चंद दिनों में या फिर, ठीक है।
ये जो हुकूमत है, सियासी जमातें, ये इनके जो रहनुमा ज़्यादातर वही चाहते हैं कि ये मामला हमारे दौर में ना हो और अगले चंद रोज़, जैसे आज शहबाज शरीफ साहब आजकल आपने देखा है कि वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह का इफ्तिताह कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं। इसी तरह से मरीम नवाज़ साहिबा अगर वापस आती हैं और इसी दौरान ये गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं और ये सारा होता है तो उनका ये है कि मतलब मैं इस बारे में भी क्योंकि होने को हो भी सकता है कि इसी हुकूमत के दौर में गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन नाअहलियत बहरहाल जो है वो टाइम लेगी, नाअहलियत टाइम लेगी। वो यकीनन 1 महीना उसमें मुकदमात अगर चलते हैं, लेकिन गिरफ्तारी और नाअहली ये दोनों चीज़ें इस हुकूमत में भी हो सकती हैं या ये केटे दौर में हो सकती हैं, लेकिन ये बहरहाल तय है और ये खुद उनके तमाम रहनुमा और वो खुद ये बात कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। लेकिन साथ ही फिर उनके ये रहनुमा ये भी देख रहे हैं कि वो जल्दी हो जाए तो बेहतर है ताकि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। ठीक है, और तो लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जिन मामलात पे उनको कन्विक्ट किया जा रहा है या जो कन्विक्शंस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसके ऊपर वो खुद ज़हनी तौर पे तैयार है। तो ये वेरिएबल्स हैं, अभी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं कि ये किस तरह से होता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट अपनी जगह मौजूद रहेंगे जब जी वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे और ये अदालती फैसले क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ देखिए बात कह रहा था कि अच्छा इसमें एक बात और मैं भूल गया, ये जो एक तो ये कि ये गेम यहाँ पे हो रहा है बड़ा, ठीक है ना, और उसमें इंडिया यकीनन अमेरिका का एक वहाँ पे अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अमेरिका को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर सवाल ये है कि लेकिन अमेरिका तो जा रहा है कुकीज़ यूरोपियन पार्लियामेंट, तो ये तो मितीज़ हैं, ये तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे जो चर्चों को आग लगा रहे हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन है जिसके नतीजे में अब ये खुद इंडिया के अंदर कन्फ्यूजन है। ये जयशंकर जो हैं उनके वजीर ख़ारजा, सवाल ये है कि वो म्यांमार से कैसे बात करें, म्यांमार उनका पड़ोस में है। अच्छा, फिर म्यांमार से और थाईलैंड से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें ये वहाँ पर ये गंगा मेकोंग काउंसिल भी है, एक गंगा मेकोंग काउंसिल है जिसमें काफ़ी मुल्क हैं, 5-6 मुल्क उसके रुकन हैं। उसमें ये गंगा और ये जो मेकोंग रिवर का जो लोअर बेसन है, मेकोंग भी तो शुरू होता है ना, द ग्रेट मेकोंग, वो वहाँ से तिब्बत से पहाड़ों से, हिमालय के पहाड़ों से, और ये निकलता ये फिर जाता है, ये आ जाता है नीचे म्यांमार और ये थाईलैंड और कंबोडिया और लाओस। और तो ये एक बनी हुई है जिसको हम कहते हैं ये गंगा मेकोंग काउंसिल। तो गंगा मेकोंग काउंसिल का भी इजलास है थाईलैंड में हुकूमत भी ऊपर नीचे हो रही है। थाईलैंड में ये थाईलैंड के हालात बराह रास्त इफ़ेक्ट करेंगे म्यांमार पे जी। थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर साथ साथ है। म्यांमार में जो कुछ होगा उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा मणिपुर और मिज़ोरम पे, और मिज़ोरम मणिपुर पे जो कुछ होगा उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वेस्ट बंगाल पे। और बांग्लादेश में तो बांग्लादेश इस वक्त इंडिया के साथ पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वो हसीना वाजिद, हालांकि बड़ा, लेकिन वो बांग्लादेश की सिचुएशन भी बड़ी इस वक्त वॉलेटाइल हुई है, ख़ासतौर पे जब से अमेरिका ने कहा कि जी ये हम आपके इलेक्शंस को मॉनिटर करेंगे और ये सारा। कल एंथनी ब्लिंकन का जो IMF के हवाले से बात आई वो भी बड़ी गैर मुतवक्को थी कि पाकिस्तान को हम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स तो है इसमें। और क्योंकि महकमा खारजा सेक्रेटरी खारजा की तरफ से इस तरह बयान आया नहीं कभी। IMF उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ने जो शराइत वगैरह रखी है उसको पाकिस्तान पूरा करेगा। सेक्रेटरी खारजा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। 5 रुपये बिजली की कीमत बढ़ गई, वो शराइत क्या है अब ये भी तो कोई हमें बताए। ठीक है नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। IMF से अलग है और सेक्रेटरी खारजा से अलग है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।